गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। कल हम लोग का रिटर्न तक हो गया था, मतलब जो भी रिटर्न रिलेटेड चैप्टर टॉपिक्स था वो खत्म हो गया था। अब ये जीएसटीपी क्या है? तो जीएसटीपी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे देखोगे यहाँ पे है जीएसटी प्रैक्टिशनर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। आई एम अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। अब जो जीएसटीपी होता है बेसिकली होता क्या है? तो मान लो कोई भी इंसान है जो एज अ जीएसटीपी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, पर कुछ कंडीशन और क्राइटेरिया है। आप अगर सेटिस्फाई करिएगा तभी आप ये रजिस्ट्रेशन ले पाइएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन लेने का फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये होता है, अगर आप जीएसटीपी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैं जीएसटीपी का रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, तो मेरा जो भी क्लाइंट है अगर वो मुझे अपना जीएसटीपी अपॉइंट कर देता है अपने आईडी का यूज़ करके, तो मुझे उसका आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। मैं अपने से अपना लॉगिन करके एज अ जीएसटीपी उसका रिटर्न भर सकता हूँ। आया समझ में? तो जीएसटीपी क्या है? जनरली हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग क्लाइंट से आईडी या पासवर्ड लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं रिटर्न भरने के लिए। लेकिन जीएसटीपी बनने के बाद क्या होगा? हमें उनका आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए। अगर उस इंसान ने मुझे अथोराइज कर दिया, अपॉइंट कर दिया, वो सेम एज इट इज इनकम टैक्स वाला काम है। अथोराइज और चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपने अपना सीए अपॉइंट कर दिया तो सीए आपका काम कर सकता है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। उसी तरह से है जीएसटीपी। अब जीएसटीपी का रजिस्ट्रेशन लेने का टोटली देख लिया आपने कैसे है, अलग से है आई एम ए जीएसटीपी। उसके बाद पूरा प्रोसीजर है, फॉर्म फिल करिए, अथी करिए। लिखा हुआ है कि जीएसटीएन प्रोवाइड सेपरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू जीएसटीपी टू इनेबल हिम टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट विदाउट आस्किंग फॉर देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। समझ में आ गया क्या है जीएसटीपी? कोई नहीं है, आप मैं कोई भी बन सकता है जीएसटीपी अगर वो एलिजिबल है, कंडीशन मेट कर रहा है। कंडीशन क्या है हम लोग देखेंगे। एज अ सीए आप कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे 2 साल तक नौकरी में थे तो भी कर सकते हैं। आगे आएगा कंडीशन, जब देखेंगे तो जानेंगे उसके बारे में। अब अगर एक बार मैंने जीएसटीपी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैं कर सकता हूँ सारा काम जो टैक्स पेयर के बिहाफ पे टैक्स पेयर को करना था वो मैं उसके बिहाफ पे कर सकता हूँ। अ टैक्स पेयर मूव चूज अ डिफरेंट जीएसटीपी बाय सिंपली अनसेलेक्टिंग द प्रीवियस वन एंड देन चूजिंग अ न्यू वन। अब जो क्लाइंट है वो चाहे तो चेंज कर सकता है। करना क्या है उसको? बस जाना है जीएसटीपी के लिस्ट में, मेरे को रिमूव करना है, किसी और को ऐड करना है। समझ गए? अब स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है कौन सा? उस फॉर्म का, ठीक है, फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटीपी। सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, सो कॉज नोटिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन of application of enrollment, list of approval of GSTP, authorization letter and withdrawal of authorization। GSTP enrolled in any state union territory subsidiary enrolled in other state union territory। अब ऐसा नहीं है कि मुझे हर स्टेट में जाके लेना पड़ेगा। अगर मैंने जीएसटीपी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में ले लिया तो मैं ऑल ओवर इंडिया उसी आईडी से काम कर सकता हूँ। करना क्या है? सिर्फ क्लाइंट को मुझे अथोराइज करना है। अगर क्लाइंट ने मुझे चूज कर लिया अपने साइट पे जाके, तो मैं उसका रिटर्न भर सकता हूँ बिना उससे आईडी मांगे, बिना उससे पासवर्ड मांगे। अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करूंगा और उसका रिटर्न भरूंगा। शर्त क्या होगा? उस इंसान को मुझे आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल तो बताना पड़ेगा ना, तभी ना भरूंगा। जो भी टैक्स पेमेंट होगा वो देगा तभी तो जमा करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि डिटेल नहीं देना, डिटेल क्या देना, बस आईडी पासवर्ड मुझे नहीं देना उसे। समझ गए? तो ऐसे यही फर्क है कि बिना उसके आईडी पासवर्ड के भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो अपने आईडी से लॉगिन करूंगा, जाके उसका रिटर्न भरूंगा। समझ में आ गया? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या? सबसे पहला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस देश के नागरिक होने चाहिए। दूसरा पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये नहीं कि पागल हो, ठीक है, पागल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो। नॉट एडजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ऐसा ना हो कि इंसॉल्वेंट हो, मैंने विजय माल्या, ठीक है। नॉट बीन कन्विक्टेड बाय कंप्लेंट कोर्ट, ऐसा भी ना हो किसी कोर्ट में उस पर केस हो और वो कन्विक्ट हो गया उस केस के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? प्लस एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? वो जो इंसान जो कि पागल नहीं है, जो कन्विक्टेड नहीं है और जो इंसॉल्वेंट नहीं है, वो इंसान कौन होना चाहिए? वो रिटायर्ड ऑफिसर होना चाहिए कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का, जो सर्विस में कम से कम रहा हो, ठीक है। पोस्ट किस पोस्ट पे? नॉट लेयर देन रैंक ऑफ ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर या इक्वल्स टू 2 ईयर, ठीक है। तो कम से कम 2 साल के लिए नौकरी किया हो। कहाँ? सरकारी कार्यालय में। कौन सरकारी कार्यालय?
स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है, या फिर वो इनरोल्ड एज अ सेल टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स लॉ था उसमें रहता था सेल टैक्स प्रैक्टिशनर नाम था उसका, ठीक है, या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के नाम से होता था वो लोग। वो कम से कम 5 साल के लिए वहाँ पे काम किया एज अ सेल टैक्स प्रैक्टिशनर, तो वो अप्लाई कर सकता है। या फिर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है उसके पास, वो कौन सा क्वालिफिकेशन है, देखिए अपना क्वालिफिकेशन यहाँ है, ICI, ICSI और कॉस्ट अकाउंटेंट, ये तीनों यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप CA हैं, CS हैं, CMA हैं, तो एज अ GSTP रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ और कौन कौन डिग्री वाला है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या इक्विवेलेंट डिग्री हो कोई ऐसा, ठीक है, हैविंग अ डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन कोर्स, ठीक है, या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो तो रिकॉग्नाइज्ड हो किसके द्वारा, इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वो डिग्री इक्विवेलेंट किसके लिए हो, जो ऊपर मेंशन है, कम से कम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर हो डिग्री, ठीक है। एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, और एग्जामिनेशन और नोटिफाई करता है गवर्नमेंट तो एनी डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट टू डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन, समझ गए। तो सिंपली टर्म पे GSTP क्या है, तो GSTP कोई नहीं है, एज इट इज समझ लीजिए कि इनकम सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, मैं GST के अंदर एक वो इंसान है जो चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है एज अ GSTP, उसका उसे दूसरे के ID पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करके आपका रिटर्न भर सकता है वो, समझ गए। अब क्या क्या एक्टिविटी करेगा, सारा काम आपके लिए आउटवर्ड सप्लायर में GSTR 1 भरेगा, आपके लिए GSTR 3 भी भर सकता है वो, GSTR 9 भर सकता है, आपके बिहाफ पे पैसा जमा कर सकता है, आपके बिहाफ पे ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, आपके बिहाफ पे चालान कर सकता है। तो GSTP बेसिकली लोगों को मार्केटिंग नॉलेज उतना नहीं है GSTP के बारे में, पर क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है। अगर क्लाइंट चाहता है कि कल को सरकार उठ के ये ना कहे कि उसकी ही गलती है, प्रोफेशनल ने सब कुछ सही किया, प्रोफेशनल भी मुकर जाते हैं अपने बातों से, क्योंकि आपका OTP यूज होता है, उसके उसमें माना जाता है कि आपने रिटर्न भरा है, ठीक है, पर आपकी गलती ना हो सकता, प्रोफेशनल की गलती, उसके कारण से आपको लायबिलिटी पड़ रहा है। तो आप कभी भी अगर कोई बढ़िया कंपनी है, क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है, वो GSTP ही अपॉइंट करना चाहिए, उसके बाद बोलो भरो अब रिटर्न, नहीं समझे। तो GSTP बनने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। फिर ये ध्यान रखना कि आप GSTP बने थे उस इंसान के, तो रिटर्न में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो इंसान भी आपको कह सकता है कि हाँ मैंने तो इसे सही डिटेल दिया था, इसने गलत भरा है, या इसने मेरे ID का गलत इस्तेमाल किया। ऐसे इस्तेमाल करे तो कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, बट अगर GSTP अगर इस्तेमाल कर रहा है तो प्रॉपर प्रूफ है कि वो उसने मुझे अपॉइंट किया था। उसके बाद कैंसिलेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम से इन करने के लिए, आउट होने के लिए, ठीक है, रिफंड का क्लेम डालने के लिए, अमेंडमेंट कैंसिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का। ऑल्सो अलाउड टू अपीयर एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आप प्रेजेंट हो सकते हैं उसके बिहाफ पे कहीं भी, किसी भी अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होगा आपको रिफंड फाइल करने के पहले, ठीक है। When a registered person opts to furnish a return through GSTP, such a registered person give his consent in prescribed form to any GSTP to prepare and furnish his return। obvious सा बात है, वो अपने GST ID से लॉगिन करेगा क्लाइंट और आपको ऑथराइज करेगा। Before confirming submission of any statement prepared by GSTP, ensure that the facts mentioned in that return are true and correct, ठीक है। अगर जैसे कि GSTP प्रिपेयर कर दिया तो आपका काम होगा चेक कर लेना, उसके बाद कंफर्म होगा सबमिशन, समझ गए। Thus the responsibility for correctness of any particular furnish in the return other detail filed by GSTP continue to rest with the registered person। तो भले ही आपने GSTP अपॉइंट किया तो एक ठीक है, एक लिंक मिल गया कि हाँ मैंने उसे अपॉइंट किया था, ठीक है, बट जब लास्ट फाइलिंग वो करने जाएगा आपका, तो आपके पास भी जाएगा क्या इंटीमेशन कि आपका फाइलिंग होने वाला है, कंप्लीट हो गया है, आप एक बार चेक कर ले। तो ऐसा नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी GSTP के ऊपर डाल दिया गया है कि अगर GSTP अपॉइंट हुआ तो ही रिस्पॉन्सिबल है, पर एक लिंक है। लिंक क्या है कि हाँ मैंने नहीं, इसने फाइल किया था। किसने फाइल किया था? इस GSTP ने फाइल किया था। अभी जो नॉर्मल केस हम लोग देखते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी GSTP पे नहीं है कुछ, मतलब कोई लिंक नहीं है। मेरा क्लाइंट है, ठीक है, उसने बोला मैंने फाइल किया, ठीक है, बट कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि मैं ही फाइल कर रहा हूँ उसका रिटर्न, वो खुद फाइल कर रहा है।
क्यों? क्योंकि ओटीपी वो देता है, डीएससी उसका यूज होता है। पर एज अ जीएसटीपी जब होगा तो वहां पे क्लियर है कि मिस्टर ए ने ही फाइल किया है आपका रिटर्न, नहीं समझे? मिस्टर ए अगर जीएसटीपी था और मिस्टर बी ने अगर मिस्टर ए को एज अ अपॉइंट किया था तो ये फिक्स है कि मिस्टर ए ही फाइल कर रहा है। यहाँ पे मैं मुकर सकता हूँ, यहाँ पे मिस्टर ए मुकर सकता है कि मैंने नहीं फाइल किया, नहीं समझे? मिस्टर ए यहाँ मुकर सकता है, क्यों? लगा मैंने नहीं फाइल किया, मिस्टर सी ने फाइल किया होगा या मिस्टर डी ने फाइल किया। पर इस वाले केस में मिस्टर ए मुकर नहीं सकता क्योंकि आप जीएसटीपी थे। अलग बात है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी करेक्टनेस है कि नहीं, सही है कि नहीं रिटर्न आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर जिसने आपको अपॉइंट किया, मिस्टर बी के ऊपर। लेकिन एक लिंक है कि हाँ मिस्टर ए ही मिस्टर बी का रिटर्न फाइल कर रहा है। आया समझ में? तो पहले वाले केस में जब वही चीज मैं कर रहा था कि इस वाले केस में क्या दिक्कत था, पहले वाले केस में ओटीपी आपका, सब कुछ आपका, तो आप कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते मैंने ही फाइल किया आपका रिटर्न। ये प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है कि मैंने ही फाइल किया है। लेकिन अगर जीएसटीपी में मिस्टर बी चाहे तो क्लियरली प्रूफ होता मिस्टर ए फाइल कर रहा है मेरा रिटर्न, और मैंने जब चेक किया था तो ये चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, जो भी, मतलब वहाँ मैटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक तो लिंक हो गया कि मिस्टर ए फाइल कर रहा है, तो सर्टेन है कि मिस्टर ए है वहाँ पे, तो क्लाइंट चाहे तो मिस्टर ए के ऊपर, देखो यहाँ पे नहीं होगा, कोर्ट में हो सकता है ना, कोर्ट में बोला जा सकता है ना कि मिस्टर ए ने मेरे साथ गलती किया। जैसे कि ऐसा बहुत सा केस होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्लाइंटों का, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसका छोड़ दो, तो समझ गए। तो जीएसटीपी अगर कोई बड़ा क्लाइंट है तो छोटा करना दिक्कत नहीं है, बड़ा क्लाइंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ का लगभग टर्नओवर है। नॉर्मली वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो 4 सीए अपने ऑफिस में रखे ऑल टाइम, उसको लाख रुपया सैलरी दे हर महीने का और साल का 50 लाख रुपया सैलरी दे, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको अगर रिटर्न फाइल करना हो अपना तो हमेशा जीएसटीपी को अपॉइंट करके किया जाना चाहिए ताकि एक लिंक रहे कि हाँ यही फाइल कर रहा है, ठीक है। The registered person before confirming should ensure that the facts mentioned in the return are true and correct before signature. However, failure to respond to a request for confirmation is treated deemed confirmation. तो फाइल करने के पहले आपको जाएगा कंफर्म करिए, लेकिन अगर आप कंफर्मेशन नहीं करते, मैंने अपने आईडी को लॉगिन करिए, चेक करिए कि हाँ देखिए रिटर्न ऐसा सही है, सब कुछ ठीक है, फाइल कर दे, तो आप वहाँ यस नहीं भी करेंगे और डीम्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड कंफर्मेशन, ठीक है। अदर पॉइंट, a registered person give his consent and authorize a GSTP in the prescribed form by listing the authorized activity in which he intend to authorize। हमें पूछेगा क्या सिर्फ 1 भरना है, 3 भरना है, 5 भरना है, 6 भरना है, 7 भरना है, क्या भरना है, कौन भरेगा जीएसटीपी, कौन सा रिटर्न भरेगा, जीएसटी 9 भरेगा, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, लिस्टिंग करना है कौन सा एक्टिविटी वो कर सकता है, ठीक है। तो जीएसटीपी एक्सेप्ट ऑथराइजेशन इन पार्ट बी ऑफ द सेम फॉर्म। The GSTP can undertake only such task as indicated in the prescribed form. The registered person may at any time withdraw such authorization. जब मन चाहे तो withdraw कर सकता है। Any statement furnished by the GSTP is made available to the registered person on the common portal. Available होगा उसके पास। For every statement furnished by the GSTP, a confirmation is sought from registered person over email. कि GSTP आपका रिटर्न फाइल करने जा रहा है, क्या सब कुछ सही है, आप कंफर्म करते हैं, आपको ऐसा ईमेल आएगा। The GSTP should prepare all statement with due diligence and affix his DSC on the statement prepared by him electronically verify using his credential। और जब जीएसटीपी रिटर्न फाइल करेगा तो ओटीपी नहीं चाहिए, किसका ओटीपी नहीं चाहिए हमको, क्लाइंट से ओटीपी नहीं चाहिए, मेरे ही डीएससी से साइन हो जाएगा, हमको जो ओटीपी आएगा उससे ही साइन हो जाएगा, ठीक है। इफ द जीएसटीपी इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हिज एनरोलमेंट विल बी लायबल टू बी कैंसिल्ड। अगर आप गलत पाया जाते हो तो आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट एट जीएसटीपी, और वही दिखाया मैं, आप वहाँ पे था फॉर्म में था IM GSTP सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ GSTP हैज बीन डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम, वही डायग्राम दिया है, पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, देख लेना आप, ठीक है। अब चलो देख ही लेते हैं। एन एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मे बी मेड इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द कॉमन पोर्टल, वही दिखाया IM GSTP। द एप्लीकेशन शैल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड GST प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपका स्क्रूटनाइज करेगा, फिर आपको फॉर्म मतलब सर्टिफिकेट दे देगा कि आप GSTP हैं आज से। In case application is rejected, proper reason shall be given। अगर रिजेक्ट और प्रॉपर रीजन आपको दिया जाएगा। एनरोलमेंट अगर एक बार हो गया तो वैलिड रहेगा जब तक कैंसिल ना हो जाए। नो पर्सन enrolled GSTP is eligible to remain enrolled unless he passes such examination conducted by at such period by NACIN। जो भी पर्सन एनरोल हुआ है एज अ GSTP वो एलिजिबल है रिमेन एनरोल्ड होने के लिए unless he passes such examination conducted such period by NACIN। कोई एग्जाम लेगा NACIN, उसको आपको पास करना है, अगर पास नहीं करिएगा तो फिर क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
Any person who has been enrolled in the GST by virtue of him being enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the earlier indirect tax law shall remain enrolled only for a period of 30 months for the appointed date unless he passes the state examination. Reason set period 30 month. अगर आप पिछले वाले डायरेक्ट टैक्स में कुछ थे, क्या थे, सेल टैक्स प्रैक्टिशनर थे या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे, तो आप इस वाले में 30 महीने तक रहिएगा अगर एनरोल करते हैं तो, और उसका तक वो 30 महीना में क्या करना है, पास करना है। कौन सा एग्जाम, ये वाला एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन रिटर्न, ये क्या होता है। तो इनकम टैक्स में देखते हो SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, 30 लाख के ऊपर का जमीन बेचा, रजिस्ट्रार को बताना है कि 30 लाख के ऊपर जमीन बेचा है किसी बंदे ने, मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने। खरीदा किसने, मिस्टर डी ने, मिस्टर ई ने, मिस्टर एफ ने, ठीक है। या फिर कैश डिपॉजिट हुआ है 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में, 50 लाख से ज़्यादा करेंट अकाउंट में, समझे, तो वहाँ पे होता है SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है उसको। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन रिटर्न है, समझे, उसी का ये GST के अंदर जो टर्म है वो है इन्फॉर्मेशन रिटर्न। बोला गया हु शैल फर्निश द इन्फॉर्मेशन रिटर्न। इन्फॉर्मेशन रिटर्न इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेरीफाइंग द कंप्लायंस लेवल ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन हुआ, रजिस्ट्रार, कैश डिपॉजिट केस में बैंक, समझ में आया। अथॉरिटी हु आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और एनी पीरियोडिक रिटर्न, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कौन रखता है, MCA। रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो रखता है सब, रजिस्ट्रार, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, और भी लोग हो सकते हैं। एनी पीरियोडिक रिटर्न, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक अकाउंट और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड और प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन्फोर्स फंडिंग द इन्फॉर्मेशन रिटर्न। रिटर्न कौन फाइल करेगा, वही थर्ड पार्टी जिसके पास डाटा रहता है। कौन सा डाटा, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स का डाटा रहता है, पर्चेज का डाटा रहता है, नहीं समझे, तो उन लोगों को फाइल करना है इन्फॉर्मेशन रिटर्न। समझ में आया। Within such time, in such form, in such manner as authority and agency as may be prescribed, the authority required to furnish information return are given subsequently by way of diagram. अब डिफेक्टिव हो गया, कभी कभी होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन रिटर्न भरा पर गलत भर दिया है, तो अगर वेट द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, या तो कमिश्नर या जो पर्सन को ऑथराइज किया है ऑफिसर को, कमिश्नर, वो अगर उसको लगता है इन्फॉर्मेशन रिटर्न जो फर्निश हुआ वो गलत है, डिफेक्टिव है, तो आपको इंटीमेट करेगा कि सही करो, ठीक है। आपको समय दिया जाएगा सही करने का 30 दिन, कब से, इंटीमेशन से। और विद इन सच फर्दर पीरियड ऑन एप्लीकेशन मेड इन दिस गैप, और भी समय दे सकता है, आप एप्लीकेशन दीजिए सर थोड़ा समय और चाहिए तो और टाइम भी दे सकता है। लेकिन अगर डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं हुआ 30 दिन के अंदर, या फिर वो समय जो दिया गया उसके अंदर एक्स्ट्रा समय जो दिया गया, तो कुछ भी एक्ट में लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी बात लिखा हुआ, सच इन्फॉर्मेशन रिटर्न शैल बी ट्रीटेड आर नॉट फर्निश। तो मान लिया कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं, कौन रिटर्न नहीं भरा, इन्फॉर्मेशन रिटर्न नहीं भरा। समझ में आ गया। अगर आपने इन्फॉर्मेशन रिटर्न नहीं भरा तो क्या माना, क्या दिया जाएगा आपको, नोटिस। अगर किसी पर्सन को रिक्वायर इन्फॉर्मेशन रिटर्न भरना और उसने नहीं भरा, The state authority may serve upon him a notice requiring furnishing of such information return within a period not exceeding 90 days। तुमको नोटिस भेजेगा, बोला यार 90 दिन में भर के दो। अगर 90 दिन में नहीं भरा तो क्या होगा, वही जो होता है सबके साथ, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, ठीक है। ऑफ नोटिस एंड सच पर्सन शैल फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न। समझ में आ गया। तो कहानी क्या था, कहानी इतना ही था कि इन्फॉर्मेशन रिटर्न आपको भरना पड़ता है, आपको नहीं भरना पड़ता है, जिसको सरकार बोलता है उसको भरना पड़ता है। वो थर्ड पार्टी जो डाटा रखता है बहुत सारा चीज़ों का, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ लैंड, रेवेन्यू रिकॉर्ड या फिर बैंक, इन लोगों को भरना होता है। क्यों भरना होता है, सरकार को चाहिए डाटा। डाटा रहेगा कैसे, अपने इनकम टैक्स में 26A में दिखता है या AIS में दिखता है कि जमीन बेचो 30 लाख का, दिखता है ना, 30 लाख के ऊपर रिपोर्ट होता है SFT में। या फिर तुम्हारा ये शेयर खरीदता तो रिपोर्ट करता है कि शेयर खरीदा है, पूरा दिखता है वहाँ शेयर खरीदा है इतना इतना रुपया का, इस डेट को खरीदा है, इस डेट को बेचा है शेयर सब। तो वही चीज है ये इंफॉर्मेशन रिटर्न GST के अंदर। समझ में आया। अब किसको किसको भरना रहता है, टैक्सेबल पर्सन को भरना हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन ऑफ वैट, सेल टैक्स, इन लोगों को भरना होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स बताया था तुमको, बैंकिंग कंपनी को, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को, लैंड रेवेन्यू वाला, लोकल अथॉरिटी को, रजिस्ट्रार विद इन मीनिंग ऑफ कंपनी, MCA वाला नाम बताया था ऊपर, MCA को,
रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इम्पॉर्ट रजिस्टर मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल याद होगा कार वाले को, ठीक है, कार वाले को नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो जहाँ लाइसेंस मांगा जाता है वो, ठीक है। कलेक्टर रेफर्ड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 3 ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डिपोजिटरी ऑफिस ऑफ आरबीआई, ऑफिसर ऑफ आरबीआई, जीएसटीएन, यूनियन होल्डर, एनी अदर स्पेशल पर्सन। समझ में आ गया? तो ये हुआ तुम्हारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, एज इट इज एसएफटी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो इनकम टैक्स में एसएफटी है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिटर्न है। इन लोगों को भरना होता है, सबको नहीं भरना है। अब अगर इन्फॉर्मेशन रिटर्न नहीं भरेगा तो पेनल्टी क्या है? बस तो नहीं भरोगे तो क्या बोला 90 दिन में भरो। अगर नहीं भरे तो आता नोटिस कि भरो 90 दिन में भरना, नोटिस के 90 दिन में। अगर 90 दिन में नहीं भरे तो क्या होगा? तो उस केस में बोला 100 रुपया पर डे, ठीक है, मैक्सिमम 5000, 2500 CGST, 2500 SGST। समझ में आ गया? तो ये रिटर्न हो गया खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कस्टम, ठीक है। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 खत्म हो गया, कस्टम स्टार्ट करेंगे। अब जब भी रिटर्न पढ़ना हो तो रिटर्न पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ये लेटेस्ट रिकैपुलेट, क्योंकि रिटर्न से आते हैं क्वेश्चन कम, जो भी आएंगे इंटरेस्ट पेनल्टी से आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर पूछेगा या एक आध तो थ्योरी पूछा, छोड़ दो उसको। एक चीज तो मान के चलो, पूरा बुक किसी को याद नहीं रहने वाला। मैं क्या करता था, मैं पढ़ा था मॉड्यूल 1, मैंने पढ़ा था मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 मैंने आग लगा दिया, पढ़ा मैंने कस्टम, कस्टम का बस 4 चैप्टर, पूरा कस्टम भी नहीं पढ़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पास करना है। अब पास करने के लिए अगर मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट है तो मैं पास कर जाऊंगा। 100% कंप्लीट करने के चक्कर में क्या होगा कि और पेपर छूट जाएगा। तो हमेशा 70% पहले कंप्लीट कर लो, समय बचता है तो पूरा 100% कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों खत्म हो जाए तो कस्टम पढ़ा करो। कस्टम खत्म हो जाए, मैंने कस्टम में तो मैं बस 4 ही चैप्टर पढ़ता हूँ, लेकिन तुम लोग को पूरा पढ़ा दूंगा। तो 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आगे मैंने नहीं पढ़ा कस्टम का, क्योंकि मुझे पता था कि इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब 20 मार्क्स में तुम्हारा ये चैप्टर है, तो इसको उठाकर मैंने पढ़ लिया। इसमें से 5 नंबर इससे पूछता है, 5 नंबर इससे पूछता है, 5 नंबर इससे पूछता है, काम खत्म, ठीक है। सिर्फ जीएसटी प्रिपेयर करो 80 मार्क्स का, अब 5 नंबर पूछता है वैल्यूएशन का, कस्टम का, बस वो काम खत्म, 85 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो ये समझ गए। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कस्टम, कल या परसों जो भी हो। चलो तो